दांत खराब होने की एकमात्र सबसे बड़ी कोई वजह? क्या भारत में 80 से 90% लोग गलत तरीके से दांत साफ करते हैं? हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। दे आर डूइंग रॉन्ग ब्रशिंग। खूब दांत चमक जाएंगे, गजब सफेद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये भ्रामक है। जो टूथपेस्ट की कंपनियां हैं, क्या ये हमें पूरी सच्चाई बताती हैं? देखिए, हम जैसे साबुन हम यूज करते हैं, क्या हम साबुन से गोरे काले होते हैं? नहीं होते हैं। ये लोग राख का यूज करते हैं और राख से अपने दांतों को मांजते हैं। तीन आदतें अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि आपकी डेंटल विजिट डेफिनेटली कम होगी। देखिए, ब्रशिंग करने की जो एक तो तरीका है, जैसे सपोज ये ब्रश है, मैक्सिमम लोग हम ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं, लाइक दिस, आगे पीछे आगे पीछे। आज आपके दांतों को लेकर के एक पॉडकास्ट ला रहा हूं। ये पॉडकास्ट अब तक के इतिहास का सबसे सरल पॉडकास्ट हो, इस पे पूरी जान लगा दूंगा। किनसे बातचीत होगी? बातचीत उनसे होगी जो भोपाल एम्स में पिछले 25 वर्षों से लगातार लोगों की दांत का इलाज कर रहे हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दिक्कत की। ज्यादा देर करूं इससे अच्छा है सीधे उनके पास लेकर चलता हूं और उनसे ही सारे ज्ञान लेते हैं। नाम है उनका डॉक्टर अंशुल राय। चेहरे पर गजब की मुस्कान। साहब, पहले तो सर, डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि आप लोग इतनी सारी प्रैक्टिस करते हैं, इस बीच में चेहरे की ग्लो चली जाती है, बहुत टेंशन रहता है। आप तो सर ग्लो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंट का जब हम इलाज करते हैं, जब उन्हें सेवाएं देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके काम करने से हमें एनर्जी आती है। जब हम ज़्यादा, जैसे हमारी 200+ की ओपीडी है, हम जिस दिन हम कम पेशेंट देखेंगे या जिस दिन छुट्टी होगी, उस दिन हमें अच्छा नहीं लगता, उस दिन हमें पॉजिटिविटी नहीं रहती। अगर जिस दिन हम ज़्यादा काम करते हैं या ओटी करते हैं या सर्जरी करते हैं, उस दिन हम ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो पिछले 14 सालों से हम एम्स में काम कर रहे हैं, ये उन्हीं पेशेंट्स की आशीर्वाद है, उनकी दुआएं बोल लीजिए, उनका प्यार है, और के द्वारा जो काम करके हमने दिया है उसकी एनर्जी है, जिसके कारण ये एनर्जी आप हमारी पूरी टीम में देखेंगे। सर, सीधे पहले सवाल पर आता हूं कि क्या भारत में 80 से 90% लोग गलत तरीके से दांत साफ करते हैं, ब्रश करते हैं? देखिए, ऐसा है, जब जब मेरे घर में भी कई लोग हैं या मेरे कुटुंब में कई लोग हैं जिन्हें ब्रशिंग करना मैंने बाद में सिखाया, 50 साल बाद, 40 साल बाद, 30 साल बाद। मुझे भी ये बोला जाए कि जब हम लोग हमारी डेंटिस्ट्री में, मैं इंदौर से मैंने बीडीएस किया, जब मैं बीडीएस करने गया उसके 2-3 साल बाद मुझे मालूम चला कि सही ब्रशिंग टेक्निक होती क्या है, व्हाट इज़ द करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक। तो हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आके देखता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताता हूँ कि हमें सबसे पहले पेशेंट को आके उसको जनरल अवेयरनेस देनी है। ऐसा नहीं है कि आते से उसको बताइए कि आपको ये होगा, आपको रूट कैनाल होगी, आपके दांत निकलेंगे, उसको डराना नहीं है। जनरल जो ऑब्जर्वेशंस हैं या जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो सबको देना है कि जैसे ब्रशिंग कैसे करना है, जैसे आपको कितनी बार ब्रशिंग करना है। तो ये जनरल चीज़ें होनी चाहिए। और मैं जब देखता हूँ, ये हम पाते हैं कि हाँ, मोर देन 75% ऑफ लोगों को इंडिया में ब्रशिंग का तरीका आज भी नहीं मालूम है, और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसके बारे में अवेयरनेस भी कम है। अभी के जो नए यंग जनरेशन हैं या जो नए पेरेंट्स हैं, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, क्योंकि वो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, तो वो सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि हाँ, ब्रशिंग टेक्निक क्या होती है। वो अपने छोटे से बच्चे के लिए केयरिंग है। पहले बोला जाता कि दूध के दांत इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आजकल के पेरेंट्स मिल्क टीथ से ही ध्यान रखने जाते हैं और ब्रशिंग टेक्निक सीखते हैं और कराते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आधे लोग जो हैं, मोर देन 75% ऑफ लोग जो भी ब्रशिंग करते हैं, दे आर डूइंग रॉन्ग ब्रशिंग। पहले ही सवाल में एक बड़ा सच आप लोगों को पता चल गया। अब ब्रश करने की प्रक्रिया पर कुछ देर बाद सवाल होगा, हड़बड़ाइए मत। अगले सवाल पे चलता हूं सर, कि वो 3 आदतें कौन सी हो सकती हैं जो किसी इंसान को कभी डेंटिस्ट तक जाने से रोकें, मतलब जाना ही ना पड़े कभी डेंटिस्ट के पास? ये 3 आदत मैंने पढ़ी नहीं है। ये 3 आदत अगर आप पूछेंगे तो कुछ आदतें जो मैंने अपने पिताजी से और दादाजी से सीखी हैं, और वही फिर मुझे अपने रिसर्च में आगे पता चला कि ओल्ड इज गोल्ड, जैसा कि लोग कहते थे। तो पुरानी जो आदतें, एक तो मेरे दादाजी जो हैं, वो एक बार ब्रशिंग दांतों से ब्रश करते थे। तो ब्रशिंग करना एक तो इम्पॉर्टेंट है, आपको ब्रशिंग करना है। ब्रश से क्या होता है कि आपके जो प्लाक है या जो कीटाणु है या जो आपकी खाना फंसा रहता है वो निकल जाते हैं, तो आपके दांतों में कैविटी होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग बताना चाहूँगा कि ब्रशिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसाजिंग है। ब्रशिंग तो हमें करना ही करना है। अगर हम
जैसे अपना फेस वॉश करते हैं, या जब हम बात लेते हैं, या जब हम खाना खाने के बाद आते हैं, तो हमें अपनी उंगली से विद दिस इंडेक्स फिंगर हमें गम्स की मसाज करनी है। जैसे हम अपने बालों की मसाज करते हैं, हम फेशियल मसाज कराते हैं, तो गम्स भी हमारे यूज हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, हम दिन भर उनसे खा रहे हैं, लेकिन हम उनकी केयर बहुत कम कर रहे हैं। तो अगर हम अपने गम्स की अंदर और बाहर मसाज करेंगे, तो गम्स आर दी शॉक एब्जॉर्बर। वो हमारे दांतों को, हड्डी में को मजबूत रखते हैं। अगर गम्स आपके स्ट्रांग हो गए, और वो एंड ऑर्गन्स भी, आप देखेंगे गम्स ऐसे रहते हैं, वो एंड ऑर्गन, वहां जाके ब्लड सप्लाई खत्म हो जाए, अगर हम उनको मसाज करके टोनिंग रखेंगे, तो वो नीचे नहीं खिसकेंगे, वहां खाना नहीं फंसेगा और कैविटी नहीं होगी। तो गम की टोनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मसाजिंग के द्वारा हो सकती है। तीसरी चीज, अगर हम कुछ भी बाइट लेते हैं या कोई भी खाना खाते हैं, लाइक हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं या डिनर करते हैं, या इवन हम हाई टी के टाइम पे या बिस्किट लेते हैं या इवन चाय लेते हैं, तो हमें एक सिप वाटर लेके अपने पूरे मुंह में घुमाना है और उसको या तो पी लेना है या बाहर स्पिट कर देना है। इससे क्या होगा, जो खाने के बाद में छोटे मोटे जो कण हैं, या छोटा जो खाना है, महीन खाना है एकदम, या प्लाक की लेयर है जो हमारे दांतों में रुक जाती है, वो पानी के थ्रू या तो आपके पेट में चली जाती है या वो बाहर चली जाती है। तो ये जो 3 आदतें हैं, एक तो ब्रशिंग करना, गम्स की मसाजिंग करना, और खाना खाने के बाद या कोई भी बाइट लेने के बाद गार्गलिंग करना, या तो उसको पानी को पेट में लेना या स्पिट करना। ये 3 आदतें अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में अपनाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी डेंटल विजिट डेफिनेटली कम होगी। डॉक्टर साहब, तीसरा सवाल ये कि जो टूथपेस्ट की कंपनियां हैं, क्या ये हमें पूरी सच्चाई बताती हैं? देखिए, हम अभी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो सच्चाई बता रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई, हम उसकी डिटेल में ना जाएं, लेकिन हाँ ये है कि मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप टीवी में देख के अपने ब्रश या अपने पेस्ट का चॉइस मत करिए। टीवी पे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हर चीज़ को हम अपनी लाइफ में अपनाते नहीं हैं। ये काम देखना किसी और का है कि वो सच्चाई बता रही हैं कि नहीं बता रही हैं, लेकिन हमें एक बहुत ही सादा, सिंपल, बहुत ना ज़्यादा एक्सपेंसिव ऐसा पेस्ट लेना है जो हमारे दांतों के लिए, जैसे साबुन हम यूज़ करते हैं, क्या हम साबुन से गोरे काले होते हैं? नहीं होते हैं। बस साबुन से हमें एक फील आता है कि हाँ हम फ्रेश हो गए। सेम टूथब्रश, हाँ मेडिकेटेड अगर टूथपेस्ट है तो वो कई चीज़ों में यूज़ हो सकता है, जैसे सेंसिटिविटी में यूज़ होता है, गम मसाजिंग के लिए यूज़। तो नो डाउट देयर आर मेडिकेटेड टूथपेस्ट, बट यू हैव टू यूज़ देम विद द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आपको यूज़ करना है। आपको विज्ञापन देख के अपने टूथपेस्ट का सिलेक्शन नहीं करना है। खूब दांत चमक जाएंगे, गजब सफेद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये भ्रामक है? ये भ्रांतियां हैं कि जैसे देखिए, हमारे हिंदुस्तान में तो, या हमारे भारत में सबसे अच्छी बात ये है कि हम मसालों का उपयोग करते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं कि सर हमारे दांत चमका दीजिए। मैं 99% लोगों को मना करता हूं कि नहीं, आप दांतों को चमकाइए मत, आप बहुत ज़्यादा स्केलिंग नहीं कराइए। अगर नीड है तो ही ट्रीटमेंट कराना है, चमकाना नहीं। क्योंकि हम लोग मसाले डेली खाते हैं, हम जो मसाले खाते हैं उसमें हल्दी पड़ती है, उसमें गर्म मसाले पड़ते हैं, तो हमारे दांतों की शाइनिंग या शेपिंग बहुत दिनों तक मेंटेन रहे, इसकी गारंटी कोई दे नहीं सकता है। तो आप प्रॉपर ब्रशिंग करिए, उंगली से अच्छे से मसाज करिए, नेचुरल जो ब्राइटनेस है वो आएगी। अगर आप जाके पॉलिशिंग कराएंगे या स्केलिंग कराएंगे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि कितने दिन तक चमकते रहेंगे। अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखेंगे, ब्रशिंग प्रॉपर करेंगे और मसाजिंग करेंगे, तो नेचुरल आपका चमचमाट जो रहेगा, और वो डिसीज फ्री भी रहेगा। ये एकदम सच है क्या कि किसी एक पेस्ट से आजीवन अपने दांतों को बिल्कुल सफेद नहीं रखा जा सकता? नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि हमारे खाने की हैबिट्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कई लोग स्मोकिंग करते हैं, या कई लोग टोबैको बीटल नट का उपयोग करते हैं, वो हमारे पास आते हैं कि साथ हम ये गलत काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पेस्ट दे दीजिए जिससे हमारे दांत चमचमाते रहें। तो ऐसा कोई पेस्ट अभी तक ऐसा है नहीं, और मेडिकेटेड अगर यूज़ करना है तो डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे या प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही यूज़ करना है। अगला सवाल मुझे नहीं पता आपके लिए कितना कठिन होगा। दांत खराब होने की एकमात्र सबसे बड़ी कोई वजह? रात में ब्रशिंग ना करना, या रात में खाना खाने के बाद सीधे सो जाना। अगर 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 हम रात के आखिरी मील के बाद, जैसा कि मैंने बताया, कि अगर अच्छे से पानी को मुंह में घुमा के और उसको अच्छे से मसाज करके सोएंगे, तो मुझे लगता है कि आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा मीठा खाना, कई पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत मीठा खाते हैं लेकिन उनका एक भी दांत खराब नहीं है। कई पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं साहब हम तो मीठा खाते ही नहीं, लेकिन हमारे दांत पूरे खराब हैं। तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई एक पर्टिकुलर आदत जिससे आपके दांत खराब ना हो, तो मेरा ये 25 साल जो मैंने पेशेंट्स को देखा है कि जो लोग रात में अच्छे से मसाज करके, अच्छे से मुंह धो के और अच्छे से कुल्ला करके सोते हैं, उनके दांत कम खराब होते हैं इन कंपैरिजन टू लोग कि जो खाना खा के सीधे सो जाते हैं या दूध पी के सो जाते हैं, तो वो उनके कंपैरिजन में कम डिसीज्ड है। मैं आपको एक मुझे लगता है कि आपको कुछ यादों की तरफ लेके जाता हूँ।
आपका सबसे मजेदार केस आपको कोई याद आता हो? सबसे मज़ेदार केस ऐसे तो कई हैं, लेकिन एक पेशेंट थे, नाम मैं उनका ले नहीं सकता, मुझे अभी भी याद है। तो वो आए, हमने बुलाया, हॉस्पिटल की बात है, तो मैंने हॉस्पिटल में बुलाया, मैंने कहा आइए सर बैठिए। तो मैं उनका विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन करने वाला था या निकालने वाला था। ये तो क्या होता है? ये अक्कल दाढ़ होती है, तो जी। उनका अक्कल दाढ़ निकालने का, वो काफ़ी बड़े फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके दो दो लोगों को साथ में लेके आए थे। वो वाइट ड्रेस थे, पूरा एक वेल ड्रेस्ड, मतलब आप समझ जाइए कि मैं किस, एक बड़े कोई एक लेवल, बड़े बड़े सफेद पोश। पोश जी। आदमी मेरे पास आए, जिनका मैं विजडम टूथ निकालने वाला था। मुझे किसी ने आवाज़ दी कि सर एक मिनट ये साइन कर दीजिए, फिर आप सर्जरी में जाइए। तो मैंने उनको बोला चलिए खोलिए। तो मैंने मैंने खोल के, इतना में किसी ने मुझे आवाज़ दी, तो मैं वो साइन करने चला गया। तो जैसे ही मैं पलटा, तो बिना वो शर्ट वर्ट के बैठे चेयर पे, मैंने कहा ये क्या किया? बोले सर आप ही ने तो बोला खोलिए। मैंने कहा मैंने मुंह खोलने का बोला था, आपने शर्ट क्यों खोल दी? तो ये एक बहुत ही मजेदार केस मज़ेदार है। किस्सा है, जो मुझे कई साल पहले हुआ है, लेकिन अभी भी याद है। आपके किसी इसी तरीके की कोई केस आपको याद आता हो जिसमें बहुत वाहियात हरकत किसी ने करी हो? नहीं, कई सारे लोग शुरू शुरू में, जब हम लोग हॉस्पिटल में, एम्स हॉस्पिटल जब शुरू हुआ था, तो कई सारे लोग आसपास के ये लोग आते थे, जिनको शायद हॉस्पिटल का रूल्स नहीं मालूम था, लेकिन वो ये करने का प्रयास करते थे कि हम लोगों पर प्रेशर करने की करते थे, या लाइन से नहीं आना, या बदतमीजी करना। तो उनको उनकी तरीके से हम लोगों ने समझा दिया था, उसके बाद ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। मतलब आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन ये फेस किए हैं। जी। हम्म। गांव और शहर के लोगों में आपने क्या फर्क देखा? मतलब गांव के लोगों के दांत में और शहर के लोगों के दांतों में आपने एक बड़ा फर्क क्या देखा? गांव के लोगों के दांत, जब गांव के लोगों पेशेंट्स आते हैं, तो उनके दांत कंपैरेटिवली कम खराब होते हैं। और जो शहर के लोग हैं, उनके कंपैरिजन में गांव के लोगों से कैविटीज ज़्यादा होती हैं। कैविटी क्या है, बहुत आसान शब्दों कैविटी में? बेसिकली इसको केरीज बोलते हैं, जो डेंटल केरीज, जिसको अगर हम टर्मिनोलॉजी बोला जाएंगे, तो दांत में जैसे कीड़ा लगना हम बात में बोलते हैं। तो डेंटल केरीज शहर के लोगों में ज़्यादा होती हैं, जो कि जंक फूड या फिर मीठा ज़्यादा खाने से, या रात में दूध पी के सो जाने से, बच्चों को जो नर्सिंग बॉटल केरीज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। गाँव के लोगों में कैविटीज़ नहीं होती हैं। गाँव के लोगों में तम्बाकू सपारी के चलन के कारण उनके दांतों में स्टेनिंग या पेरियोडोगम्स की डिसीजेज ज़्यादा होती हैं। बाकी शहर वाले लोगों में विजडम टूथ की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है, और कैविटीज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। मतलब गांव वालों के दांत खूब मजबूत होते हैं? गांव 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 वालों के जो मरीज हैं, उनके दांत इन कंपैरिजन टू शहर वालों के थोड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि वो, मैंने देखा यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में, अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया में, वो लोग एक तो दातून का यूज़ ज़्यादा करते हैं। वो कई लोग राख का यूज़ करते हैं, आज भी? आज भी राख का यूज़ करते हैं, और राख से अपने दांतों को मांजते हैं। और कई लोग पाउडर यूज़ करते हैं। तो पाउडर से क्या होता है कि पाउडर ब्रशिंग का काम तो नहीं करता, लेकिन वो मसाजिंग के रूप में उनके गम्स को हेल्दी रखता है। प्लस जंक फूड वहाँ ज़्यादा नहीं है। वो लोग अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाले हैं, तो जल्दी भोजन करके जल्दी सोना। और एक आदत जो मैंने आपको बताई, जो तीसरी चीज़ मैंने जोड़ी कि कुल्ला करना, तो गांव के जो लोग हैं वो अपने दांतों को उंगली फेर के ऐसे पूरा, और पानी को घुमा के, जो उनकी हैबिट है, वो मुझे लगता है कि उनके दांतों को हेल्दी रखने में ज़्यादा हेल्प करती है। राख से आपने बताया कि लोग आज भी दांत साफ करते हैं, तो ये मतलब ये फायदेमंद है? देखिए, फ़ायदेमंद तो नहीं है, लेकिन आज भी कई जगह गांव में ट्रेंड है कि लोग करते हैं, और हम उनको गाइड करते हैं। कि एक तो आपने देखा होगा कि कई मंजन आते हैं जिनमें जो रेजमाल का काम करते हैं, जिसमें गम्स या ये जो दांत कट जाते हैं, वो वाले जो पाउडर हैं, उनको भी नहीं यूज़ करना चाहिए, राख को भी नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन कई लोग अभी भी करते हैं। हम लोग जहाँ जहाँ पहुँचते हैं, या जैसे जैसे पेशेंट्स आते हैं, हम उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सवाल का सच आप लोगों को पता चला तो उस समय मन में एक और सवाल आया था, अब उस सवाल पर पहुंचने जा रहा हूं। डॉक्टर साहब, ब्रश करने की स्पीड कितनी होनी चाहिए, और अगर ज्यादा होगी तो क्या नुकसान करेगा? देखिए, ब्रशिंग करने की जो एक तो तरीका है, जैसे सपोज ये ब्रश है, हाँ। मैक्सिमम लोग हम ऐसे ऐसे ब्रश करते हैं, लाइक दिस, आगे पीछे करते हैं। और करके जो है, हम बहुत, कई लोगों की आदत होती है, अच्छा जो लोग टोबैको या बीटल नट या कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं, वो बहुत तेज रगड़ते हैं, तो उनके दांत कट जाते हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि अगर स्पीड तेज होगी, तो ये जो ब्रिसल्स हैं, ये लॉन्ग टर्म में हमारे दांतों को काट देते हैं, जिनको सर्वाइकल इरोजन बोला जाता है। और वहाँ फिर सेंसिटिविटी होने लगती है। आप जैसे सुनेंगे कि साहब हम तो कुछ भी नहीं खाते, लेकिन हमारे दांतों में सेंसिटिविटी होने लगी, ये गड्ढे बन गए।
तो वो गलत ब्रशिंग के कारण बनते हैं, लाइक दिस। ये गलत ब्रशिंग, आदमी बहुत तेज 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 यूं ब्रश करता है। तो ब्रशिंग शुड बी डन अपर टीथ डाउनवर्ड्स, लोअर अपवर्ड्स एंड इनसाइड आउट। सपोज ये मेरा ही ब्रश है, अंदर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये करेक्ट मेथड है। और बहुत तेज ऐसे हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग नहीं करनी है। ये हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग अगर हम करेंगे तो इनसे गम्स को भी नुकसान होगा और दांत भी कटेंगे। अपर टीथ डाउनवर्ड्स, लोअर अपवर्ड्स और इनसाइड आउट, ऐसे ब्रशिंग आपको करना है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग ब्रशिंग। इस वीडियो को तुरंत सेव कर लीजिए। अगर रील में कहीं देख रहे हैं तो ज़्यादा जोर दूंगा कि सेव कर ही लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके काम की नहीं है, सबके काम की है। ये तरीका कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब कम से कम उन लोगों को ज़्यादा आराम देगा जो कच्चे आम नहीं खा पाते हैं। बहुत तेज़ नींबू के खट्टे में अगर वो खा लेते हैं तो फिर दांतों में उन्हें दिक्कत आने लगती है। अब आगे अगर अपन चले तो डॉक्टर साहब, एक बड़ी ज़रूरी बात ये कि इन दिनों मार्केट में सॉफ्ट ब्रश और हार्ड ब्रश, इसका बड़ा गजब का चलन आ गया है। बहुत सॉफ्ट बता बता के ब्रशों के दाम भी खूब बढ़ा दिए जाते हैं और लोग अब खरीदने भी लगे हैं। क्या, कितना इम्पैक्टफुल है, कितना फायदेमंद है? देखिए, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। हम एम्स में यहाँ, जैसा कि सर ने बताया कि हम 25 साल से डेंटल फील्ड में, 14 साल से मैं एम्स में काम कर रहा हूँ। ये मेरा ब्रश है, देखिए आप। ये एकदम सिंपल, चूंकि ये प्लास्टिक का, इसमें ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं। दिस इज़ माई ब्रश। ज़्यादा महंगा ब्रश लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं वही, जो कि मैंने पहले बताया कि टीवी में एडवर्टीजमेंट देख के आपको उसकी तरफ लाने नहीं होना है। सिंपल ब्रश यूज़ करना है, सिंपल एकदम, जो बहुत ज़्यादा सस्ता भी ना हो और बहुत एक्सपेंसिव ना हो। नॉर्मल आप ब्रश लीजिए और सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला लीजिए, तो उससे आपके दांत बचे रहेंगे। माउथ वॉश कितने काम का है, या फिर सिर्फ मार्केटिंग चल रही है उसकी? आप ये बताइए कि कभी आपने अपने मदर, फादर या दादाजी को माउथ वॉश करते हुए देखा? मैंने तो कभी नहीं देखा सर। मैंने भी नहीं देखा, ना मेरी मम्मी, ना मेरे पापा। मेरे दादाजी, ही डाइड एट 100 एंड ही हैज गॉट ऑल द 32 दांत थे उनके। केवल नीम की दातून करते थे वो, कभी माउथ वॉश नहीं किया जाता था। हाँ, माउथ वॉश का रोल, जैसे हम सर्जरी करते हैं, अक्कल दाढ़ की सर्जरी करते हैं, या प्लेटिंग करते हैं, या सिस्ट ऑपरेट करते हैं, ट्यूमर ऑपरेट करते हैं, जो लोग ब्रशिंग नहीं कर पा रहे हैं या जिन लोगों को हीलिंग में प्रॉब्लम है, खाना फंस रहा, उनके लिए मेडिकेटेड माउथ वॉशेस आते हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, और उन्हीं को यूज़ करना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई भी माउथ वॉश यूज़ नहीं करना चाहिए। माउथ वॉश, लोग आज बोलते हैं कि हमारे मुंह में एक फ्रेशनेस सी नहीं लगती, या हमें फ्रेश रहने की आदत हो गई है। वो लोग कभी कभी नॉर्मल माउथ वॉश यूज़ करते हैं फ्रेश रहने के लिए, लेकिन मैंने कभी मेरे घर में या मेरे टीचर्स को या मेरे किसी भी कलीग को ऐसा माउथ वॉश रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हुए नहीं देखा। हाँ, कभी कोई सर्जरी हुई है या कभी कोई उनके मुंह में कोई प्रॉब्लम है, तब माउथ वॉश का यूज़ करना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे माउथ वॉश यूज़ नहीं करना चाहिए। रेगुलर यूज़ पे माउथ वॉश, कई माउथ वॉश ऐसे हैं, पेशेंट आते हैं बोलते सर हम माउथ वॉश करते थे और हमारे को ये काले काले दाग पड़ गए। तो लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ माउथ वॉशेस कैन कॉज स्टेनिंग, जिससे आपके मुंह में स्टेनिंग पड़ जाती है। तो ऐसे भी कई माउथ वॉशेस हैं जो स्टेनिंग क्रिएट कराते हैं, और डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई भी माउथ वॉश यूज़ ना करें। डॉक्टर साहब, ज्यादातर लोगों को खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर खाने की आदत है। कई लोग पान खाते हैं, कई लोग, अब हालांकि ये चलन में कम हो गया, लेकिन आज भी सरौता लेकर के अपनी सुपारी काट के खाते हैं, लौंग इलायची वगैरह खाते हैं। कुछ लोग इससे थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, सुपारी के अब पाउचेस आने लगे हैं गुटखे के रूप में। फिर कई लोग तंबाकू खाते हैं। थोड़ा इस पर बात करें, और आज ना आप बहुत खुल के बताइए कि पान फायदेमंद है या नहीं है, सुपारी अगर खाना फायदेमंद है या नहीं है, कितना खाना होगा, क्या कुछ, इस पे थोड़ा ढंग से बात करते हैं। आज तक हुई नहीं देश में ढंग से बात। देखिए, शौकिया रूप में अगर बोला जाए कि कभी हम, जैसे मैं ही हूँ, मैं अपनी बात करूँ, जैसे हम कभी किसी मैरिज में गए या किसी फंक्शन में गए, और वहाँ अगर पान है तो महीने 2 महीने में एक बार हम भी पान खाने का शौक रखते हैं, या रेगुलर बेसिस पे नहीं। जैसे आप भी हैं, आपको भी कभी किसी के यहाँ गए तो किसी ने अगर लौंग इलायची दे दिया, तो लौंग इलायची हम रेगुलर बेसिस पे नहीं खाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमारे मुंह से फाउल स्मेल या बैड स्मेल आती है, तो वो लोग लौंग इलायची का रेगुलर यूज़ करते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि कोई नुकसान नहीं है। पहले के ज़माने में लोग ये बोलते, अपने घर में पान का पेड़ लगाते थे, उसमें चूना लगता है, तो चूने में कैल्शियम होता था। तो आप देखेंगे पुराने लोगों की, मेरी नानी है वो 100 साल की करीब है, 50-60 सालों से खा रही हैं,
तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पुराने जीन्स अलग थे। जो आपने पाउच की बात करी, इन कंपैरिजन तो सरोती से जो हम काट के खाते हैं वो नेचुरल होती है। पाउचेस में केमिकल्स होते हैं। पाउचेस खाने का एक दुष्प्रभाव आखिरी के 10-12 सालों में हमने ये देखा है कि इससे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है। ये क्या है? ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बेसिकली जो तंबाकू, सुपारी, गुटखा या पाउचेस खाते हैं, नॉर्मल माउथ ओपनिंग जो होती है हमारी 4 फिंगर्स होती है। लाइक अगर जैसे मैं अपनी ये 4 फिंगर हमारे मुंह में जानी चाहिए। जिस किसी की भी जो ये देख रहा है, आप तंबाकू सुपारी का सेवन करते हैं या आपका मुंह कम खुल रहा है, अगर 4 उंगली से कम खुल रहा है मतलब आपको कहीं ना कहीं सबम्यूकसल फाइब्रोसिस 90% लोगों में हो सकता है। जो तंबाकू सुपारी खाते हैं या सुपारी रेगुलर बेसिस पे खाते हैं उन लोगों में इसमें मुंह खुलना कम हो जाता है। पेशेंट का मुंह एकदम से, कई पेशेंट्स हमारे यहाँ ऐसे आते हैं जिनका मुंह टोटली बंद हो जाता है। इसको हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। या हमारे मुंह के अंदर रेड पैचेस, वाइट पैचेस या रेड एंड वाइट पैचेस, जिनको कि हम प्री मैलिग्नेंट लीजन्स या कंडीशंस या ओपीएमडीज बोलते हैं, ओरल प्री पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स, तो ये प्री मैलिग्नेंसी का इंडिकेशन करते हैं। तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप तंबाकू, सुपारी या पाउचेस का सेवन कर रहे हैं, आप तुरंत इसको बंद कर दीजिए। और अगर आप ये लॉन्ग टर्म से यूज़ करते आ रहे हैं तो एक बार जाके अपनी मुंह की जांच जरूर कराएं, चेकअप जरूर कराएं, कहीं आपके मुंह में सबम्यूकस फाइब्रोसिस तो नहीं है, या आपके मुंह में कोई रेड एंड वाइट पैचेस तो नहीं है, कहीं आपको मुंह में मिर्ची तो नहीं लग रही है, ऐसा तो नहीं है कि आपके मुंह में सलाइवेशन कम हो गया, आपको थूक कम आ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुंह को सुखाती हैं। मैंने जैसा कि बताया कि ओकेजनल लेवल पे अगर आप पान का सेवन करते हैं तो वो नुकसानदायी नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो उसको तुरंत छोड़ना चाहिए। नींबू नमक से कई लोग दांत साफ करते हैं, फायदेमंद या नुकसान करता है? बहुत ज़्यादा डायरेक्ट दांतों पे यूज़ करना नहीं चाहिए। अगर आप उसको ओकेजनल लेवल पे अगर यूज़ करते हैं, नींबू नमक से एक आध बार आपने हफ्ते में 1-2 बार कर लिया तो उससे कोई नुकसान नहीं है। डायरेक्ट रेगुलर बेसिस पे नहीं करना है। लोग क्यों करते हैं इसका उपयोग? बेसिकली क्या है, विटामिन सी, जैसा कि हम बोलते हैं गम्स के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है, या जो पेरिडोंटल पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको कि पायरिया होता है, हम उनको विटामिन सी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जो सिट्रस फ्रूट्स हैं या जो जो ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे संतरा है, नींबू है, ये जो विटामिन सी के हायर सोर्सेज हैं या सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनसे क्या होता है कि हमारे गम्स हेल्दी रहते हैं। तो वो एक चलन है पुराने ज़माने में कि आप नींबू और नमक का अगर दांतों पे या गम्स पे मसाज करेंगे तो आपके दांत हेल्दी रहेंगे। नींबू का सेवन करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। दही, नींबू, सिट्रस फ्रूट्स, अभी गर्मियां आ रही हैं, आपके गम्स को, दांतों को हेल्प करती हैं, विटामिन सी प्रोवाइड करती हैं, ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। च्युइंगम दांतों के लिए कितना नुकसानदायक या फायदेमंद? देखिए, फायदेमंद मैं इसलिए नहीं बोल सकता च्युइंगम को कि जैसे ये हमारे हाथ का जॉइंट है, ये पैर का जॉइंट है, ऐसे ही ये हमारा टीएम जॉइंट है। अगर हम इसको दिन भर चलाते रहेंगे, देखिए स्पोर्ट्समैन की बात अलग है क्योंकि उनको बिल्कुल एकदम अलर्ट रहना पड़ता है, इसलिए वो आपने देखा होगा क्रिकेट में जब रहते हैं तो लोग च्युइंगम चबाते रहते हैं, बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे च्युइंगम। लेकिन वो भी घर जाके च्युइंगम रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे अगर आप च्युइंगम यूज़ करेंगे तो आप ये सोचिए कि आपका जॉइंट ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जॉइंट को भी रेस्ट की जरूरत है। जैसे हम रात में सोते क्यों हैं, ताकि हमको, हमारे शरीर को आराम मिले, हमारे पैर को आराम मिले, हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन मिले, हमारा बीपी कम हो, हमारी सारी हेल्थ। ऐसी हम दिन भर बात करते हैं, दिन भर खाते हैं, दिन भर बोलते हैं, तो हमारे जॉइंट को भी रेस्ट की आवश्यकता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे च्युइंगम च्यू करेंगे तो आपके दांतों में कैविटी, एक तो वो स्वीटनर होता है उसमें, तो जो कैविटी कॉज करा सकता है, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज करने में जॉइंट, टीएम जॉइंट की प्रॉब्लम आपको क्रिएट करा सकता है। तो लॉन्ग टर्म रेगुलर बेसिस पे यूज करना एकदम गलत है। अगर आपको कोई जॉ एक्सरसाइजेज वगैरह अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए तब आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। सर, आजकल इलेक्ट्रिक ब्रशेस आ गए हैं मार्केट में, खूब डिस्कशन होता है, ये कैसा है, क्या है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ब्रश बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज से शुरू हुआ है और वहां पे बटन दबाते से ही आपका ब्रश काम करना, वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। बट उसमें यह है कि कंट्रोल्ड फोर्स किस जगह देना है वो आपके हाथ को ही पता है, क्योंकि आपका ब्रेन से कनेक्शन आपके हाथ का ही है, ना कि उस मशीन का है। तो वो अनकंट्रोल, कई कई पेशेंट मेरे पास आए जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रश लेके आए हैं और इनको कहीं अल्सर हो गया या कहीं उसने ट्रॉमा क्रिएट कर दिया। हालांकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो यूज़ करते हैं उनको हैबिट हो जाती है, फिर भी हमारे भारत में अभी इसका चलन कम है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रश, मुझे तो नहीं लगता उसकी हमें आवश्यकता है, क्योंकि एक तो वो एक्सपेंसिव भी होता है और अनकंट्रोल्ड फोर्स क्रिएट करता है। जहां हम कंफर्ट जोन में होते हैं उसको उस जगह ज़्यादा करते हैं,
जो हाथ से यूज करने वाला ब्रश है, दिस इज मच मोर कंफर्टेबल, और इसको पता है हमें कि हमें किस जगह पे ले जाना है, एंड ऑर्गन कहाँ है हमारा। मशीन को नहीं पता है कि हमें कहाँ तक पहुंचना है। हमें हमारे हाथ को, हमारा ब्रेन से कनेक्शन, हमें पता है कि आखिरी दांत कहाँ है, कहाँ हमें अंदर से सफाई करनी है, कहाँ बाहर से सफाई करनी है। तो मैं अभी एट प्रेजेंट ये कहने के लिए बिल्कुल वो नहीं हिचक रहा हूँ कि हमें हैंड यूज ब्रश ही यूज करना चाहिए, ना कि मोटराइज। कुल जमा मतलब इलेक्ट्रिक ब्रश बहुत काम का नहीं है फिलहाल, बहुत काम का नहीं है फिलहाल, है ना? जी। अच्छा, ठीक है। आ, इस पर थोड़ी बात आपने पहले ही करी है, लेकिन मैं जोर दे करके पूछ रहा हूँ, दांत पीले क्यों होते हैं डॉक्टर साहब? सच बताइए। दांत पीले होने के कारण जो हैं कई हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक तो नेचुरल कलर होता है। जब हम किसी के दांत लगाने जाते हैं तो हमारे पास 10 से 12 शेड होते हैं, मतलब इतने शेड्स के दांत जो है वो हम लगा सकते हैं। तो इतने शेड्स मतलब पॉपुलेशन में होते हैं। तो एक तो बर्थ, आपके सवाल का पहला जवाब कि एक तो बर्थ वाइज आप अगर देखेंगे कि जो लोग थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं उनके दांत वाइट होते हैं, और जो लाइट कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं उनके दांत येलोइश होते हैं। अगर जब भगवान ने कुदरती रूप से ये चीज बना रखी है और कोई ऐसा पर्सन आके बोले कि मेरे दांत पीले से सफेद कर दीजिए, तो वो एकदम इम्पॉसिबल है। हाँ, दूसरा कारण है कि अगर आपके पानी में फ्लोराइड है, फ्लोराइड की मात्रा अगर ज्यादा है, जिसको हम फ्लोरोसिस बोलते हैं, तो पीले पीले धब्बे दांतों पे पड़ जाते हैं। तो उनका इलाज हम क्राउनिंग लगा के कर सकते हैं, उनके व्हाइट टीथ दे सकते हैं। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण, पीले और जिनमें कैलकुलस डिपॉजिट होता है, जिनमें पीला एक पदार्थ जो टफ पदार्थ होता है, जो प्लाक से कन्वर्ट होकर कैलकुलस बनता है, वो अनहाइजीनिक ब्रशिंग या नॉन ब्रशिंग या फिर मुंह को खराब रखने के कारण हो सकते। इन 3 कारणों से दांत पीले हो सकते हैं। बदबू मुंह से ना आए, इसका कोई रामबाण बताइए डॉक्टर। देखिए, मुंह से बदबू, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अगर किसी को मुंह से बदबू आ रही है तो सबसे पहले हमें उसके कॉज ढूंढना है कि क्या हम पैदाइशी बदबू लेके पैदा हुए थे। ऐसा तो नहीं है। हम सभी लोग जब पैदा होते हैं हमारे मुंह से बदबू नहीं आती थी, आती होती तो हम उसका इलाज कराते। तो जब हम बड़े होते हैं, हमारी जो फूड हैबिट्स हैं उनके कारण, या तो फूड हैबिट्स हमारी खराब हैं, या हम बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं और हम अपने मुंह को साफ नहीं कर रहे हैं। तीसरा, अगर पेट में आपका गैस्ट्राइटिस है, आपको गैस्ट्रिक ट्रबल है, तो पेट की खराबी से भी मुंह में आपके गंदे स्मेल आ सकती है। कई पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा मुंह तो पूरा साफ है, हमने मुंह का पूरा इलाज करा लिया है, लेकिन बदबू अभी भी आ रही। फिर हम उनका जब इलाज करने जाते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि पेट की खराबी के कारण मुंह से गंदी स्मेल आ सकती है। तो आपको पेट को दुरुस्त रखना है। एक, अगर आपको पेट को ठीक रखना है, आपके मुंह को बिल्कुल ठीक रखना है, गम्स को, तो जो ये रेगुलर नीम होता है, नीम, जो नीम की छोटी कॉपले होती है, मैं एडवाइस करूंगा कि वो ब्लड को भी क्लीन करने में हेल्प करती है। तो आप नीम का सेवन करेंगे तो मुझे लगता है कि आप नीम की कॉपले का, छोटी जो नीम होती है जिसको बच्चा नीम या कॉपल बोलते हैं, वो आप उसको यूज़ करेंगे तो आपका ब्लड प्यूरिफाई भी होगा और आपको मुंह से स्मेल आना भी कम होगी। इसके बाद भी अगर आप आती तो आप लौंग इलायची का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा माउथ वॉशेस या बहुत ज़्यादा आप जो आजकल स्वीटनर स्प्रेस आ गए हैं उनका यूज़ कम करिए, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, वो आपकी दांतों को, मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। रूट कैनाल को लेकर के अभी भी लोगों में एक डर है, सच में इतना डरावना है क्या? नहीं, पहले के ज़माने में होता था, पहले लोग डरते थे, लेकिन अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट में केवल एक इंजेक्शन जब लगता है तब थोड़ा सा पेन होता है। उसके बाद रूट कैनाल ट्रीटमेंट आजकल एकदम आसान हो गया है। आजकल कई अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं जिसमें क्या कहते हैं, जिसको हम एंडोमोटर बोलते हैं या एपेक्स लोकेटर बोलते हैं, उनसे रूट कैनाल ईजी हो गया है और बहुत आजकल सिंगल सेटिंग में भी रूट कैनाल होने लगा है। तो काफ़ी एडवांसमेंट, जैसे भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत ईजी हो। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है क्या? अगर हमारे दांत में कोई गड्ढा है, कैविटी है, या हमें खाना खाने में खाना फंस रहा है या पेन हो रहा है, तो उसको आगे तुरंत फिलिंग कराएं, तो हम रूट कैनाल की तरफ नहीं जा पाएंगे। अगर ये गड्ढा या फिलिंग या कैविटी हमने बहुत दिनों तक रखी है, तो उसमें खाना फंसते फंसते वो जो कैविटी है, जो इनेमल ऊपर का सरफेस है, फिर डेंटिन, और अगर पल्प जो तीसरी लेयर है, वहां तक अगर कैविटी पहुंच गई तो उसका कनेक्शन पूरा नर्व से होता है। तो जैसे ही वहां पे कैविटी जाएगी वो एकदम से शूटिंग पेन करेगा और आपको फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो फिर करा लेना चाहिए, बहुत देर नहीं करना चाहिए ना। अगर किसी को ये शिकायत हो कि वो बार बार जब भी कुछ खट्टा खाता है तो वो खा नहीं पाता है, परेशान होता है, तो सेंसिटिविटी के लिए क्या जो पहले आपने कुछ बातें बताई वही जरूरी है या कुछ और विशेष? नहीं, डेंटल सेंसिटिविटी का आप देखते होंगे कि टीवी पे भी अभी ऐड आ रहा है कि अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं तो आप ये पेस्ट यूज़ करिए, वो पेस्ट यूज़ करिए। आजकल जो हम
कई लोग आते हैं, जैसे ओपीडी में आप ये मान के चलिए कि 10 में से एक आध या 100 में से 2-3 पेशेंट्स आते हैं जो कंप्लेंट ऑफ सेंसिटिविटी को लेके आते हैं। उसके लिए मेडिकेटेड पेस्ट हैं, वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे सेंसिटिविटी ठीक हो जाती है। और अपने आप से इलाज नहीं करना है, डॉक्टर से आके दिखाना है और उसका मेडिकेटेड पेस्ट यूज करके सेंसिटिविटी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपका एक लंबा अनुभव है, क्या सचमुच में किसी इंसान की दांतों को देख करके उसकी लाइफ स्टाइल के बारे में जाना जा सकता है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, अगर किसी की स्माइल बहुत अच्छी है या किसी के गम्स हेल्दी है, स्माइल को देख के तो नहीं, लेकिन हाँ, हम मुंह को एग्जामिन करके एक ही अंदाज लगा सकते हैं कि इसकी डे टू डे क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी चल रही है। अब वो मैं कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ कि जो अपने दांतों का ख्याल रख रहे हैं, जो अपने मसूड़ों का ख्याल रख रहे हैं, या जो रेगुलर चेकअप पे आते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मच बेटर देन द पर्सन्स जिनके मुंह में खराबी है या जिनके मुंह में कोई प्रॉब्लम है। उनके कंपैरिजन में जिन लोगों की ओरल हेल्थ इंप्रूव्ड है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी नो डाउट इट्स इंप्रूव्ड। आज हम जिन डॉक्टर साहब के साथ बैठे हैं ना, उन्होंने एक ब्रश बनाया है, गजब का ब्रश बनाया है। गजब का इसलिए कहा क्योंकि वो पूरी तरह से प्राकृतिक है, यानी कि वो दिखता बिल्कुल ब्रश की तरह है। ऑब्वियसली वो है भी ब्रश, लेकिन बना वो नीम की लकड़ियों से है। और ऊपर ब्रश में जो ब्रशल्स, सही वर्ड है ना, ब्रशल्स जो हैं वो भी गजब की चीज से बने। सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जब हमने, जैसा कि मैंने बताया है कि गम्स की मसाज करना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो कभी हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप अपनी गम्स की मसाज करिए, तो बोले डॉक्टर साहब कैसे करना है, तो मैंने बोला कि इसको उंगली से करते। तो कई लोगों को उंगली मुंह में डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, नहीं सर हम ऐसा कुछ ब्रश दे दीजिए या कुछ ऐसी चीज बता दीजिए कि जिससे हम दांतों की मसाज, मैंने की बताया, जैसा कि बताया कि गम्स की टोनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पहला हमने ब्रश जिसको हमने पेटेंट कराया था, ये नीम की लकड़ी है और ये लूफा है, जो हम तोरई गिलकी, ये इनका लूफा जो पेड़ पर रहता है, उसको लेके हमने ये नेचुरल गम मसाज ब्रश बनाया था। इसका पेटेंट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिल चुका है। बहुत जल्दी आप इसको मार्केट में कमर्शलाइजेशन के रूप में देखेंगे। ये इसकी कॉस्ट प्राइस बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम। मतलब मुझे तो ये नीम की लकड़ी और लूफा लेने में मेरे को तो मुश्किल से 1 रुपये खर्च आया होगा। तो अब इसको कई पेशेंट्स को हमने दिया जो गम मसाज करते हैं, उससे काफ़ी उनको बेनिफिट। पहले इसको हमने अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, मेरी वाइफ खुद डेंटिस्ट है, उन्हें अपने ऊपर यूज़ करके देखा, नो डाउट इसका फ़ायदा हुआ। फिर इसको हम ऐसे पॉलिश्ड फॉर्म में लेके आए कि इसको एक बिल्कुल प्रॉपर तरीके का डायमेंशन का हैंडल, कर्वेचर, तो ये भी नीम का इसका हैंडल है और ये लूफा का पॉलिश्ड फॉर्म है, जिससे हम गम मसाज कर सकते हैं और इससे हम ब्रशिंग भी कर सकते हैं। तो ये नेचुरल है और प्राकृतिक, जैसा कि ये जो ये ब्रश अभी हम यूज़ करते हैं, ये प्लास्टिक है और ये वुडन है और ये ब्रिसल्स भी प्लास्टिक के हैं और ये लूफा है। तो नो डाउट ये ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ दिनों बाद आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको ये देखने को मिलेगा। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ प्रयासरत हैं कि हम इसको गांव, छोटे मोटे शहरों में बहुत ही कम कॉस्ट में सब तक पहुंचाएं और ओरल हेल्थ को बढ़ावा दें। एक बड़ी जरूरी बात आप बता रहे थे कि इसकी वजह से इन्फेक्शन भी एक ब्रश से दूसरे ब्रश में नहीं हो। प्लास्टिक में आपने देखा होगा कि हम सभी लोग जैसे घर के मेंबर्स हैं, तो हम सारे ब्रश एक ही उसमें रखते हैं, पॉट में। तो प्लास्टिक में क्रॉस इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा होता है। जब बारिश होती है या धूप नहीं निकलती है, तो कई देखेंगे आपकी, अगर कोई लोग अपने ब्रशिंग को बंद उसमें रखें तो वहाँ ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, वो इन्फेक्शन का कारण होते हैं। ये नीम की लकड़ी में नहीं होता है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि ये नीम की लकड़ी में नहीं होता है। तो ये नीम जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकती है और इसमें वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये फायदेमंद भी है। सर, अब रैपिड फायर की तरफ चलते हैं फटाफट। कुछ मुझे लगता है कि गजब बातचीत अभी तक हो गई है और ये और गजब का होने वाला है। इलेक्ट्रिक ब्रश या नॉर्मल ब्रश? नॉर्मल ब्रश। पक्का जी। दिन में एक बार करना चाहिए ब्रश या 2 बार? 1-2 बार करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार तो करना ही करना है। रात में सोने से पहले जरूर करना है। सुबह भी कर सकते हैं। सुबह हम लोग की आदत सुबह करना है, क्योंकि सुबह तो हम दिन भर रहते हैं, हमारे मुंह में जो सलाइवा या लार रहती है वो भी एक हमारे माउथ को क्लीन करने का काम करती है, लेकिन रात में हमारे मुंह में कुछ नहीं रहता है। तो रात में ब्रशिंग इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू मॉर्निंग ब्रशिंग। मतलब ब्रश सुबह हो ना हो, रात में करना ही चाहिए। रात में जरूर करना है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप जी। च्युइंगम यस और नो? नो। अच्छा, शुगर फ्री ड्रिंक्स जो है वो सेफ है या अनसेफ है? अनसेफ। क्यों? ड्रिंक होती है, कहीं ना कहीं केमिकल से बनी होगी वो, और अगर वो प्लास्टिक में है तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। कांच की बोतल वाली आप, फिर भी टीन वाली आप यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट ऑन द रेगुलर बेसिस।
व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स काम करते हैं या नहीं? टेम्परेरी बेसिस पे करते हैं, बट नॉट ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस। मतलब कुल जमा किसी काम का नहीं है। जी। अच्छा, ठीक है। एक ऐसी आदत जो हर इंसान को आज से ही डाल लेनी चाहिए, अंशुल राय साहब क्या कहेंगे? अगर आपको डेंटल विजिट्स और अपने मुंह का ख्याल रखना है तो आप गम मसाज की आदत डाल लीजिए। जैसे कि हम नहा रहे हैं तो मुंह में साबुन लगा के मुंह धो रहे हैं, उसी हाथ से उसी टाइम पे आप अपने गम्स को और दांतों पे उंगली लगा के साफ करिए। खाने के बाद आप एक बार पूरे मुंह में उंगली से पूरा साफ करिए गम्स पे और दांतों पे, और रात में सोने से पहले मसाज करके सोना है। अगर आप मसाजिंग पे ध्यान देंगे तो आपकी ओरल हेल्थ बहुत इंप्रूव रहेगी, आपको डेंटिस्ट विजिट नहीं लगेगी, आपके दांत भी खराब नहीं होंगे। एक ऐसी आदत जो आज से ही छोड़ देनी चाहिए इस पॉडकास्ट को देखने के बाद? तंबाकू, सुपारी, गुटखा, ड्रिंक्स, जंक फूड, च्युइंगम। मजा आ गया डॉक्टर साहब बातचीत थैंक यू सो मच। आप शुरू से ऐसे ही हैं कि डेंटल की फील्ड में आके ऐसे हुए? हो गया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अंशुल राय साहब ने जो कुछ भी आपको बताया वो सुनने के बाद काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद रहा होगा। इसके बहुत सारे रील्स आपको आपके सोशल मीडिया हमारा जो प्लेटफॉर्म है वहाँ देखने को मिलेगा, और जो ज़रूरी हो, जो आपको गजब का लगता हो, उसे सेव करके रख लीजिएगा, उसे शेयर कर दीजिएगा। आज डॉक्टर साहब ने कई सारे ऐसे सच बताए जिसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं था। आज के लिए इतना ही। डेली स्कूप पर आप लोगों का विवान कुछ ना कुछ करते रहने में लगा रहता है। कैमरे के उस पार अंकित हैं, एक और आज हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो सबका बहुत शुक्रिया, और यूं ही हम लोगों के साथ बने रहिए। फिलहाल नमस्ते।